मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 11वीं। हम आज पुष्पी पादपों की आकार की जो चैप्टर चालू किए थे उसी के आगे देख रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने जड़ के रूपांतरण देख लिए थे, तनों के रूपांतरण देख लिए थे, पत्तों का मॉडिफिकेशन देख लिया था। आज हम देखेंगे जो पौधों के जो फ्लावर्स होते हैं, फूल, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। चूँकि अपने को अच्छे से पता है कि जो पुष्प होता है वो इसका प्रजनन अंग होता है और इसी के द्वारा फल बनते हैं, बीज बनते हैं और अगली पीढ़ी यहीं से चालू होती है। तो जो हम यहाँ पर अब पुष्प की संरचना देख रहे हैं। सबसे पहली बात, जब हम एक टिपिकल पुष्प का चित्र देखते हैं तो उसमें हमको निम्न संरचनाएं दिखने को मिलती है। सबसे पहले इसका प्लेजेंटा होता है ना। ये देखिए प्लेजेंटा, जिसमें छोटे छोटे ओव्यूल लगे हुए हैं। ये पूरी की पूरी ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये पूरा का पूरा ओवरी है, अंडाशय बोलते हैं इसको हिंदी में। इसी में छोटे छोटे ओव्यूल लगे हैं। आगे चल के ये ओव्यूल ही फल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो ओव्यूल है छोटे छोटे बीज बन जाएंगे और ओवरी पूरी की पूरी फल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं प्लेजेंटा। उसके नीचे में पेडिसिल और थैलेमस। थैलेमस इसको हिंदी में अपन पुष्पासन बोलते हैं। पुष्प का आसन मतलब पूरे जितने भी अंग हैं जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायरेशियम, चारों अंग इसी के ऊपर विद्यमान होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये पेटल्स है। जो फूलों में रंगीन पत्तियां होती है उसको हम पेटल्स बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम कोरोला भी है। कोरोला और पेटल्स एक ही चीज़ है। उसी प्रकार उसके नीचे हरी पत्तियां होती है जिसको कैलिक्स बोलते हैं और सेपल्स और कैलिक्स एक ही चीज़ है, जो कि पेटल्स और कोरोला एक ही चीज़ है। ये इसका रंगीन हिस्सा होता है, ये इसका हरा हिस्सा होता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं एंथर। एंथर ये इसका नर जननांग है, इसको एंड्रोशियम के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अंदर पराग के कण बनते हैं। ठीक है। तो अब जब स्वयं निषेचन होता है तो ये पराग के कण इसी के द्वारा आकर के इस ओव्यूल को क्या करते हैं, निषेचित करते हैं या फर्टाइल करते हैं। परंतु पर परागन होता है तो दूसरे के द्वारा पराग कण आते हैं और इसकी स्टिग्मा में, ये ओवरी की स्टिग्मा में चिपक जाते हैं और धीरे धीरे स्टाइल के द्वारा नीचे नीचे आते आते ये ओव्यूल से जाकर के संलग्न हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, एक पुष्प का चित्र देखा जिसमें विभिन्न अंगों को देखा। अब हम एक एक अंगों के बारे में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायरेशियम, इसका हम एक एक का क्या करेंगे, वर्णन देखेंगे। अब देखते हैं पुष्प को उसको काटने सममिति के आधार पर, सममिति या सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, 2-3 भागों में बांट सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये व्यास सममित है। व्यास सममित मतलब जब भी किसी पुष्प को उसको केवल उसके व्यास पे 2 बराबर भागों में काट सकते हैं, है ना। जैसे मनुष्य का शरीर खुद व्यास सममित है, हम इसको 2 बराबर भागों में काट सकते हैं। उसी प्रकार किसी पुष्प को यदि 2 बराबर भागों में काट सके तो उसका व्यास सममित कहलाता है। जबकि किसी पुष्प को बराबर बराबर असमित भाग में काट सके तो उसका त्रिज्या सममित कहलाता है। तो ये जाइगोमॉर्फिक पुष्प है और ये एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प भी कहलाता है। ठीक है। और एक होता है एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब ऐसा पुष्प जिसको किसी भी सिमेट्री से, मतलब किसी भी कोने से नहीं काटा जा सकता है, 2 बराबर भागों में कहीं से भी उसको नहीं काट सकते, तो असममित पुष्प कहलाता है। ठीक है। तो सिमेट्री याद रखिएगा, पुष्प के अंगों के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद जिस थैलेमस में, जिस पुष्पासन में ये पुष्प के अंग जो लगे हुए थे उसके होने के आधार पर, मतलब उसके आकार के आधार पर हम उसको 3 भाग में बांटते हैं। पहले हाइपोगाइनस ओवरी, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस पुष्पासन वो होता है जिसका जो आकार शंक्वाकार होता है और इसमें ओवरी अंदर की तरफ रहती है, इंफीरियर रहती है। बाकी जितने अंग होते हैं वो सब बाहर होते हैं, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम सब बाहर होता है, केवल ओवरी अंदर होगी। फिर पेरिगाइनस, ये प्याले के आकार का होता है और प्याले के किनारों पर इसमें कैलिक्स, कोरोला लगे रहते हैं, परंतु ओवरी इंफीरियर होती है। फिर एपिगाइनस होता है, ये प्याले के आकार का होता है, बहुत गहरा होता है और इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायरेशियम सब प्याले के अंदर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। तो पुष्पासन के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटे। उसके बाद हम देखते हैं